हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे और वो एमसीक्यूज इनकम टैक्स से रिलेटेड होंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम इनकम टैक्स क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, एंट्रेंस देना चाहते होंगे ताकि वो अपनी मास्टर्स कर सकें। तो उन्हीं के लिए मैंने सोचा कि कुछ एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर ली जाए ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए और वो अच्छे से अपना मास्टर्स का एंट्रेंस निकाल सके। तो आज हम ना एमसीक्यूज करेंगे हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इनकम टैक्स का एक हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 5 हेड्स होते हैं जिसमें इनकम डिवाइडेड होती है, और उस 5 हेड्स में से पहला एक हेड हो गया आपका सैलरी, दूसरा हेड हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड हो गया आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका कैपिटल गेन्स, एंड लास्ट में आ जाते हैं जितने भी बाकी के सोर्सेज हो जाते हैं वो अदर सोर्सेज के आ जाते हैं। राइट, ये आपके 5 हेड्स होते हैं। तो हम क्वेश्चंस की फॉर्म में इसे रिवाइज करेंगे। कौन सा हेड? हाउस प्रॉपर्टी का हेड। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ एसओपी। इस एसओपी का मतलब है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या मतलब हुआ? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की क्या होती है? अब देखिए, हाउस प्रॉपर्टी में भी हमें कहा जाता है कि दो तरह की आपकी मतलब प्रॉपर्टी को आप यूज भी करोगे तो दो तरह से करोगे ना। तो एक लिखते हैं क्या कि हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है, उस हाउस प्रॉपर्टी को या तो आप लेट आउट करोगे, मतलब कि किसी को किराए पे दोगे, या फिर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करोगे, खुद रहोगे आप वहां पर, या फिर वो वैकेंट भी हो सकती है, खाली छोड़ी हुई है, या फिर आप उसे पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो। ऐसा भी होता है ना, किसी का घर होता है और उसमें कुछ पोर्शन जो है किराए पे दे दिया और कुछ पोर्शन जो है वो आपने खुद रह रहे हो उसके अंदर, तो पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट, ऐसा हो सकता है। राइट, तो अभी ये बोल रहा है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी। अब आपको रिमाइंड कराने के लिए कि ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होती है। अब देखिए, हाउस प्रॉपर्टी की कुछ तो वो इनकम डिसाइड करेंगे ना, कुछ तो इनकम डिसाइड करेंगे, तभी तो जाके हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। राइट, तभी तो उस इनकम के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। अब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, आपको पता है 1961 होता है इनकम टैक्स एक्ट, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि इनकम को क्या माना जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को क्या मानेंगे हम। तो जो इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे। अब देखिए, हम ये कहते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड होता है, मतलब कि क्या एक्सपेक्टेशन है उस हाउस प्रॉपर्टी से हमें इनकम जनरेट करने की, उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपने सही सुना कि मतलब कि एक्सपेक्टेशन देखी जा रही है। इन केस अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी जो है आपके पास खाली पड़ी हुई है, ठीक है, आपने उसे वैकेंट छोड़ा हुआ है, ठीक है, खाली है, उसे आपने किराए पे भी नहीं दिया, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ये नहीं देखेगी कि वो खाली है, उसमें कोई रह नहीं रहा। वो ये देखेगी कि ठीक है, इस हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट हो सकता था, जो एक्सपेक्टेड रेंट हो सकता था, उस रेंट के अकॉर्डिंग हम इस प्रॉपर्टी की इनकम उसको मान लेंगे। मतलब आप कहोगे मैम आया भी नहीं हाथ में और ये मान रहे हैं कि वो हमारी इनकम है। जी हाँ, वो मान लेंगे। तो अब जो ये इनकम मानी जाती है ना, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, अब हम ये एक बारी देख लेते हैं कि वो इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। तो पहले तो आपको एक ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालते हो, साल की एक ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालते हो,
उसमें से आप क्या करते हो, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देते हो, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देते हो। देन आपके पास क्या आता है, नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है। नेट एनुअल वैल्यू के बाद आप क्या करते हो, डिडक्शंस लेते हो। क्या लेते हो, डिडक्शंस लेते हो। बट अभी के लिए आप ना सिर्फ एनएवी तक याद रखो। ग्रोस एनुअल वैल्यू है, देन म्युनिसिपल टैक्स से माइनस कर दिया, देन आपके पास क्या आता है, एनएवी। ओके, तो अभी के लिए इतना ही याद रखते हैं। जस्ट वेट। ठीक है, तो हमने ये कहा कि ग्रोस एनुअल वैल्यू है, उसमें से हमने एनएवी माइनस किया और हमारे पास, सॉरी, म्युनिसिपल टैक्स माइनस किए और हमारे पास एनएवी आया। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केसेस में ना हम ये कहते हैं कि भाई जीएवी जो है वो क्या है, जीरो। जीएवी क्या है, जीएवी जो है, ग्रोस एनुअल वैल्यू जो है आपकी, वो क्या है, जीरो। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम उसे मानते हैं नील। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम उसे मानेंगे नील और आपका पहला ऑप्शन जो है नील, ये राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 यही कहा जाता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में गवर्नमेंट जो है जीएवी को कह देती है कि वो है नील। तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत अच्छी बात है ना, हमारी इनकम को ये जीरो मान रही है। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आपके पास, अब सपोज आपके पास है 3 घर, ठीक है, आपके पास है 3 हाउस। अब 3 घर में से आप किसी भी 2 घर को क्या मान सकते हो, कि आप 2 घर को बता दो कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक घर को आप लेट आउट में दिखा दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 घर की वैल्यू को आप, जीएवी को आप क्या दिखा सकते हो, जीरो दिखा सकते हो। जब आपका जीएवी जीरो होगा, म्युनिसिपल टैक्स भी उसके ऊपर नहीं लगेगा और फिर फाइनली आपका एनएवी भी जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा। एनएवी भी आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। ओके, लेट आउट के केस में ऐसा नहीं होता। सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपका जो जीएवी है वो जीरो होता है, या फिर आप कह लो एनएवी भी जो होता है वो भी आपका जीरो ही होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब हम नेक्स्ट भी कर लेते हैं, जिस इसको अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, म्युनिसिपल टैक्स इज अ डिडक्शन अलाउड ऑन डैश बेसिस। आपने देखा ना जीएवी में से क्या किया था, लेस, हमने म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर दिया था। तो म्युनिसिपल टैक्स जो आप लेस कर रहे हो, ये जो म्युनिसिपल टैक्स है, अब क्या होता है कि आप को घर के ऊपर ना टैक्स देना होता है। तो ये जो म्युनिसिपल टैक्स है जो आपको पे करना होता है, तो ये जो म्युनिसिपल टैक्स आप जो पे करते हो, वो टैक्स आपने जो पे करा है उसको पेमेंट के बेसिस पे, मतलब कि अब सपोज आपने मान लो कि आपने 5,000 पे करा, ठीक है, तो ये 5,000 जो है आपकी जीएवी, जैसे सपोज आपकी जीएवी जो है 95,000 है और 5,000 का आपने म्युनिसिपल टैक्स भी पे कर दिया। अब आपके पास जो नेट एनुअल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 90,000 की। क्लियर? तो आपने क्या किया, म्युनिसिपल टैक्स को पे कर दिया। अब सपोज आपने कहा कि आप की लाइबिलिटी है कि आपको, मतलब कि म्युनिसिपल टैक्स पे करना है, कितना, 10,000 का पे करना है। आपने ये पे नहीं करा, आपने कहा ये मुझे पे करना है, 10,000 का मुझे पे करना है, पर अभी तक ये जो पे हुआ नहीं है, तो इस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये 10,000 की माइनस आप नहीं कर सकते हो, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने ये अभी तक पे नहीं किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट सिर्फ तभी होगा जब वो पे होगा एक्चुअली। अगर आप ड्यू के बेसिस पे सोच रहे हो कि आप उसकी डिडक्शन ले लोगे, उसको माइनस कर दोगे जीएवी में, तो आप वो नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ पेमेंट के बेसिस में ही कर सकते हो उसे माइनस। तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी, कि म्युनिसिपल टैक्स इज अ डिडक्शन अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। पेमेंट के बेसिस पर डिडक्शन अलाउड होती है। आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा।
अब हम इसका अगला देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है उसमें बोला है कि म्युनिसिपल टैक्स जो है वो अलाउड होता है एज डिडक्शन इफ इट इज पेड बाय द डैश ऑफ द प्रॉपर्टी। कह रहा है कि ये डिडक्शन हम सिर्फ तभी अलाउ करेंगे अगर ये पे किया जाता है ऑफ द डैश, मतलब डैश ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ऑनर, टेनेंट, ऑनर या टेनेंट या नन ऑफ द अबव। अब इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर आपको म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन चाहिए कि जो टैक्स आप पे कर रहे हो म्युनिसिपल अथॉरिटी मतलब लोकल अथॉरिटी को, तो उस केस में आप जो कि उस प्रॉपर्टी का, उस घर का, हाउस प्रॉपर्टी का जो ऑनर होगा उसी को क्या करना पड़ेगा, ये म्युनिसिपल टैक्स जो है पे करना पड़ेगा, उसी को म्युनिसिपल टैक्स पे करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते, अपने किराएदार को नहीं कह सकते कि जाओ मेरे बिहाफ पे करके आओ, भले ही आप उसे बाद में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको खुद ही करना होगा। जो ऑनर होगा उसे खुद ही पे करना पड़ेगा। अगर वो खुद पे करेगा तो ही हम उसको ये म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन देंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं देंगे। तो ए ऑप्शन होगा कि म्युनिसिपल टैक्स जो है पे होगा अगर ओनर से, तभी हम उसको देंगे, अदरवाइज हम उसको डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्स की नहीं देंगे इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होता है आपका इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली व्हेन द असेसी इज द डैश ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब बोला है कि इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड house property only when the assessee is dash of such house property। assessee कौन हो गया, जिसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब वो जो assessee है उसकी अगर वो प्रॉपर्टी है, मतलब अब सपोज आप हो, ठीक है, आपका अभी खुद का घर नहीं होगा, तो आपका भी खुद का घर नहीं होगा तो इस केस में आप की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका खुद का तो घर है ही नहीं। आपके पेरेंट्स की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है क्योंकि उनका खुद का घर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जरूरी है कि इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ तभी हो सकती है जब असेसी उसका ऑनर हो, जब वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर होगा सिर्फ तभी उसको हम टैक्सेबल करेंगे, अदरवाइज हम उसे टैक्सेबल नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आपका खुद का घर है तो ही आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को शो कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको शो नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपका घर है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं एरियर्स ऑफ रेंट shall be deemed to be income of previous year in which rent is dash after deducting of such amount। ओके, तो अब इस केस में क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है, आप देखो मैंने आपको बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी को या तो आप टैक्स कर सकते हो, मतलब हाउस प्रॉपर्टी को या तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हो, अभी देखा था हमने, अभी मैं पूरा ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, या फिर आप लेट आउट करते हो ना, कई बार आप लेट आउट कर देते हो। तो जब लेट आउट कर रहे होते हो तो उस केस में आपने किराए पे दिया, जरूरी तो नहीं है आपको सारा किराया मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। कुछ ऐसा होगा रेंट जो आपको मिलेगा नहीं, रुक गया है, होल्ड हो गया है, अभी उन्होंने दिया नहीं है, तो वो क्या हो गया आपका अनरिलीज रेंट हो गया आपका, ठीक है। तो आपका ये अनरियलाइज जो रेंट होता है वो आप देखते हो, उस अनरियलाइज रेंट में आप क्या देखते हो कि अनरियलाइज रेंट अगर आपको आगे मिल जाए, अभी नहीं मिला है कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर मिल जाए। अब वो नेक्स्ट ईयर जो है आपका जब टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा, तो उस केस में इस अनरियलाइज रेंट का क्या करें, किस तरह से इसके ऊपर टैक्स लगाएं। उसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो जितना आपके, सपोज मान लेते हैं कि अनरियलाइज रेंट आपका था 50,000, मतलब आना था, ठीक है, वो अब आ गया आपको। अब इस साल में जब आपके पास ये 50,000 आया है तो अब इस 50,000 के ऊपर टैक्स लगाना है, पर कैसे लगाएं,
तो आपको ना गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आपको हम ना 30% की डिडक्शन देंगे, हम आपको 30% की डिडक्शन देंगे, आप 30% रिड्यूस कर सकते हो। तो 30% रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 का हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 35,000 आ जाएगा। तो देखो 35,000 का आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ टैक्स होगा, बाकी का जो का 15,000 का था उसको आपको छूट मिल गई है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब आपका एरियर्स ऑफ रेंट होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, उसे हम इनकम मान लेते हैं ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच सच रेंट इज रिसीव्ड, जिसमें वो मिल रहा है। अब जैसे कि वो अगले साल मिल रहा है तो हम उसी साल की इनकम मान लेंगे और उसको डिडक्ट करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग 30% ऑफ सच अमाउंट। तो 30% हम उसका डिडक्ट कर देंगे। आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको अभी तक। तो इस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करें उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका अब आपका नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस कैन नॉट बी टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आप नहीं कर सकते इफ द ओनर ऑक्यूपाइज द प्रॉपर्टी फॉर हिज। देखो, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज कर रहे हो, किस लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, अपने प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो हम इसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं मानेंगे। तब हम इसको या तो हम पीजीबीपी मानेंगे, या तो हम इसे पीजीबीपी मानेंगे, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानेंगे, पर हम हाउस प्रॉपर्टी तो इसे डेफिनेटली नहीं मानेंगे। तो वो बता रहा है कि कैन नॉट बी टैक्स अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, अगर ओनर जो है उस प्रॉपर्टी को वो यूज करता है किस लिए, बिजनेस या फिर प्रोफेशन के लिए, तो हम इसको नहीं मान सकते हैं कि वो हाउस प्रॉपर्टी में हम उसे टैक्स करें, क्योंकि आपका जो बिजनेस मतलब कि आपके पास जो वो प्रॉपर्टी है वो आप किस लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, आप उसे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, आप उसको प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो, आपकी इंटेंशन ही यही है। आप उसको लेट आउट के लिए यूज नहीं कर रहे हो, आप अपने स्टे के लिए उसे यूज नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। अब नेक्स्ट आ जाता है एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड आफ्टर सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल आफ्टर डिडक्शन ऑफ -% ऑफ सच अमाउंट। ये देखो एरियर ऑफ रेंट, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ रहा है कि रेंट आपको रिसीव होता है आफ्टर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अब भले ही आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बिक गई, अब देखो आपके पास कोई घर था, आपके पास वो घर था, सपोज आपके पास वो घर था 2019 टू 20 में आपके पास वो घर था, इस साल का ना रेंट भी रह गया था, 50,000 उसको देना था पर उसने नहीं दिया था। अब आपने 2020 के एंड आते आते ना अपना ये घर भी बेच दिया। अब उसके बाद ना आपके पास ये क्या हुआ, 2020 कह लो कि 1 जुलाई 2020 के आसपास आपको वो बाकी का ये जो 50,000 का रेंट है वो भी मिल गया। अब देखिए घर तो आपके पास नहीं रहा, पर आपके पास वो रेंट रिसीव हो गया। इनकम टैक्स कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका घर अब आपके पास रहा या नहीं रहा कोई बात नहीं, पर ये 50,000 उसी की तो इनकम थी जब वो आपके पास घर था, तो हम यही मानेंगे ये उसी की ही इनकम है, और हम वही ट्रीटमेंट देंगे जैसे हम देते हैं जो अब जब आपको रेंट जो है आउटस्टैंडिंग मिलता है। तो जब आपको रेंट आउटस्टैंडिंग मिलता है तो आप क्या करते हो, 30% की डिडक्शन देते हो, वैसे ही करोगे, 30% की डिडक्शन दोगे जैसे अभी हमने ये वाले पॉइंट के अंदर किया था, पॉइंट नंबर 5 में किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ है, कोई नई चीज नहीं हुई है। नेक्स्ट आते हैं इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आप ही रह रहे हो उसके अंदर,
ठीक है। तो उस केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में क्या होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। यहाँ पर आते हैं हम अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पर। तो इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सीड। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ग्रोस एनुअल वैल्यू जो होती है वो 0 होती है जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपकी उस ग्रोस एनुअल वैल्यू को 0 मानेंगे। साथ साथ क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स क्योंकि नहीं पे करना पड़ेगा, मतलब म्युनिसिपल टैक्स की भी हम कोई उसको डिडक्शन वगैरह मतलब नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से 0 ही है। NAV वैसे तो म्युनिसिपल टैक्स उसे पे करना पड़ेगा, बट हम ये मान रहे हैं कि ये जो NAV है वो 0 ही आ रहा है। यहां तक में हमने उसको 0 मान लिया। अब उसके बाद अब क्या कहते हैं कि उसको कुछ डिडक्शन देनी है। बेसिकली डिडक्शन क्या होती है, हमें उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी होती है 30% की। पर क्या 30% की डिडक्शन दोगे, 30% ऑफ NAV भी तो 0 ही होगा ना, तो वो भी तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद आप क्या कहते हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन दोगे ना, तो इसमें ना गवर्नमेंट ने कहा अब हम लगाएंगे एक लिमिट। ऐसा नहीं है कि आपको कितनी भी इंटरेस्ट ऑन लोन की हम डिडक्शन दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। माना कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदने में, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ लोन लिया होगा घर के ऊपर, तो वो लोन पर आपने इंटरेस्ट पे करा होगा, हम आपको डिडक्शन देंगे, पर एक लिमिट सेट कर रहे हैं। हम आपको 2 लाख से ज्यादा की डिडक्शन नहीं देंगे, हम आपको 2 लाख से ज्यादा की डिडक्शन नहीं देंगे। वैसे तो इसके अंदर भी आपको कुछ मतलब कि अलग से देखने को भी मिलता है कि अगर आप सिर्फ रिपेयरिंग के लिए ले रहे हो, अगर आप सिर्फ रिपेयरिंग करने के लिए ले रहे हो, तो उस केस में सिर्फ आपको 30,000 तक का ही इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो तो आपको 2 लाख तक का मिल जाता है। तो कुछ रूल्स होते हैं जिसको आप सेटिस्फाइड करते हो तो आपको ये मिलता है। तो आगे के जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो इन डिटेल उसको भी कवर अप कर लेंगे। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हमारे पास एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, उसमें से हमने म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है, फिर हमारे पास NAV आएगा, फिर हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। डिडक्शन में पहली डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% की हो जाती है। देन हम आप देखते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन मिल रही है सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में बता रहे हैं, अभी सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड, कोई लेट आउट की बात नहीं कर रहे हैं। तो जितना देखा है सिर्फ आप उतना कवर कीजिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख तक की मिलती है, पर कंस्ट्रक्शन है तब, आप उसको तोड़ के बना रहे हो तब। अगर सिर्फ रिपेयर कर रहे हो उस केस में सिर्फ 30,000। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।